सबसे पहले तो सभी के अंदर छुपे परमात्मा को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज रेकी लेवल 1 का प्रोग्राम, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपना कैमराज ऑन कर लें, सो दैट हम देख सके कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। क्योंकि पुराने जमाने में कहीं ना कहीं रेकी जो होता था वो ऑफलाइन सिखाया जाता था। लोग गुरु के घर जाते थे या फिर ऑफिस जाते थे या फिर कोई सेमिनार हॉल बुक किया जाता था, जहाँ पे सभी लोग साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ रेकी सीखा करते थे। बट आज वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, थ्रू जूम कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी बहुत पॉसिबल हो गई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर कैमराज एंड से अ हाय टू एवरीवन और से अ नमस्ते टू एवरीवन। ठीक है। सो दैट वी कैन वर्चुअली सी ईच अदर और एक कनेक्शन बन सके, जो कि एक गुरु शिष्य के अंदर का कनेक्शन रहता है। ठीक है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली आज हम रेकी के बारे में और ज्यादा सीखने वाले हैं और ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम जानेंगे कि कल के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। और कल के लिए कल अट्यूनमेंट होगा हमारा, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें पहले से रखनी होगी, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होगी। और एट द एंड ऑफ द सेशन, जैसा कि हमने बोला था कि हम लाइव 7 चक्र हीलिंग दोबारा से करवाएंगे, तो दैट वुड बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। सो एवरीवन रेडी? सबने एक कॉपी और पेन के साथ सभी लोग रेडी हैं? कॉपी एंड पेन सबने रखा हुआ है, राइट? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। रेकी का ये वेबिनार है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी। रेकी जो वर्ड है, कौन कौन लोग यहाँ पर रेकी के बारे में जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो लोग यस लिखना, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नो लिख दें। जो जानते हैं वो यस लिखिए और जो बिल्कुल नहीं जानते वो नो लिखिए। चलिए, हमारे पास मैम मेजॉरिटी में यस भी है और मेजॉरिटी में नो भी है। तो मैम क्या लगता है, आपको लगता है कि जो लोग नो लिख रहे हैं वो लोग एक्चुअली में नहीं जानते हैं रेकी को? जो लोग भी नो लिख रहे हैं। मैम जानते तो वो सभी हैं, पहचानते नहीं हैं। तो पहचान करानी पड़ेगी। जैसा कि मैम ने बोला, जानते तो सभी लोग हैं बट पहचानते नहीं है, तो पहचान करानी होगी। तो क्यों ना आप सभी लोगों को रेकी से रूबरू करा दिया जाए, रेकी से उसकी पहचान करा दी जाए। चलिए, एक जनरल एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। लाइफ में आप लोगों को कभी ना कोई चोट तो लगी होगी। कट आ गया होगा हाथ में, पैरों में। कभी सब्जियां काटते वक्त कभी ना कभी कोई कट आ गया होगा, राइट? छोटी मोटी कट्स। तो वो जब आपको कट्स वगैरह आते थे, तो वो हील कैसे होते थे? कभी कभी थोड़े से बोरोलिन अप्लाई करके, कभी कभी तो ऐसे ही नेचुरली ऑटोमेटिकली हील हो जाता था। कभी कभी तो मेरे को सब्जियां काटते हुए कट आ भी जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता यूजुअली लेडीज को, और वो अपने आप कट भी आता है, हील भी हो जाता है। जब वहां पे मार्क्स रहते हैं तो कहीं ना कहीं में पता लगता है। तो ये जो बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जो छोटे मोटे हमको कट्स आ जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हील हो जाता है, ये रहती है हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज। और ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज सभी के अंदर मौजूद रहती है। अब आपको क्या लगता है, हमारा आई गेस 2-3 दिन पहले एक 7 चक्रा हीलिंग प्रोग्राम हुआ था। आपको क्या लगता है कि हमने आपको हीलिंग भेजी थी? हाँ, यस, हमने आपको हीलिंग भेजी थी, लेकिन आप सभी के अंदर और ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हीलिंग एनर्जीज मौजूद है। हमने बस उस हीलिंग फ्रीक्वेंसी को, आपके अंदर की हीलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया था, राइट? और आपके अंदर जो बीमारियां थी, आपके अंदर जो पेन था, वो ऑटोमेटिकली हील हो गया। तो ये जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये किसी ऊर्जा के थ्रू होती है, पॉजिटिव सेल्स के थ्रू होती है, जिसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। हमारे अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जो मौजूद है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग प्राण शक्ति भी बोलते हैं। मंजू मैम इसके ऊपर थोड़ा सा और लाइट डालेंगी कि किस तरीके से इंडिया में रेकी पहले से मौजूद था हमारे गुरुज के पास।
मैम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हमारे कौन कौन से गुरुज के पास ऑलरेडी हीलिंग शक्तियाँ थी, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। और सच कहूँ तो जहाँ जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, उनमें से मोस्टली जानते भी हैं उनके बारे में, लेकिन कभी भी उन्होंने इतना सीरियसली सोचा नहीं। देखिए, हम सब ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना। हम वो कहानी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुब्जा को छुआ, और कुब्जा की पीठ पर जो एक बड़ा फोल्ड था, कुबड़ बना हुआ था, वो ठीक हो गया। तो वो स्पर्श करके उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया। अब चाहे आप थोड़ा और आगे आ जाओ, भगवान राम की बात ले लेते हैं, भगवान कृष्ण की बातें करते हैं। हम जीसस क्राइस्ट के बारे में सभी जानते हैं कि वो स्पर्श करते थे, टच करते थे, लोगों को ठीक कर देते थे। हम साईं बाबा के बारे में जानते हैं कि साईं बाबा के पास वो प्रॉपर्टीज थी, वो गुण थे, वो चमत्कार था कि वो बीमार लोगों पर हाथ रखते थे और वो उन्हें ठीक कर दिया करते थे। ये आप सब ने सुना। और सच कहूं मैम, तो यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उनकी दादी नानी जरूर जानती होंगी या वो कहती होंगी कभी कभी कि हमारे गांव में एक फलाने बाबा हैं जो लोगों को छू कर ठीक कर देते हैं। तो मुझे सोच कर बताइए कि हाँ, ऐसा होता था या नहीं होता था। कितने लोग जानते हैं कि किसी के गांव में, पुराने लोगों में, या बहुत ही पुरानी बोलते हैं ना, 2-3 पीढ़ी पहले उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, सिद्ध लोग हुआ करते थे, जो हाथ से पेट पर हाथ रखते थे और स्टोन को बाहर निकाल देते थे। और मैम, ये जो पद्धति है ना, इस पद्धति के बारे में आज भी लोग जानते हैं। साउथ साइड में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह के वैद्य, इस तरह के चिकित्सक जो है वो प्रेजेंट हैं। वो पेशेंट को लिटाते हैं और पेशेंट के पेट पर हाथ रखते हैं, उसकी किडनी पर हाथ रखते हैं और स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। कोई कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता। तो आखिर वो क्या होता है, हमें पता नहीं है। तो हम लोग बड़ा अमेजिंग सा फील करते हैं कि वो कुछ करते होंगे, वो कुछ जादू करते होंगे। एक्चुअली वो सभी उस प्राण ऊर्जा का यूज करते हैं। वो प्राण ऊर्जा जो आप में भी है, मुझ में भी है, मैम में भी है, हम सब में वो प्राण ऊर्जा है। लेकिन हमें पता नहीं है कि इस प्राण ऊर्जा को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। हमने अपनी प्राण ऊर्जा को आउटर वर्ल्ड में इतना छोड़ दिया है खुला, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना उसे खुला छोड़ दिया है कि हम भूल ही गए हैं कि हमारी प्राण ऊर्जा में इतनी ताकत है कि हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी खुद ठीक कर सकते हैं। मैम, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब श्योर। हम बड़े खुश होते हैं, आपने फील किया होगा सभी लोगों ने कि जब हम बहुत खुश हैं तो हम कितने काम कर लेते हैं। यहाँ जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कुछ लेडीज मुझे दिखाई दे रही हैं, तो जब उनकी बेटी दामाद घर आने वाले होते हैं, वो इतनी मेहनत कर रही होती है, इतने काम कर रही होती है, घर सफाई कर रही है, व्यंजन बना रही है, किचन में है, लेकिन उन्हें थकान नहीं होती। या हम यंगस्टर्स जब कहीं जा रहे होते हैं, या किसी के यहाँ लड़का देखने के लिए आ रहे हैं या लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, या घर में पार्टी है, फंक्शन है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि उस दिन हमें ना तो थकान महसूस होती है। हम सारा दिन काम करते हैं, हम रात में जागरण भी करते हैं, जगराते भी करते हैं, लेकिन हमें थकान नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जिस दिन आपको थोड़ा सा मन ठीक नहीं होता है, तो आपके लिए आधा घंटा भी कहीं पर खड़े होना जो है, वो आप बेयर नहीं कर पाते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको लगता है ये आधा घंटा भी मैं काम कैसे करूंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं। बेसिकली ये सब कुछ हमारी प्राण ऊर्जा के चलते संभव हो पाता है। जब प्राण ऊर्जा पॉजिटिव होती है, हम उसको रियलाइज करते हैं, तो हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और जब प्राण ऊर्जा को हम फील नहीं कर रहे होते हैं, हमारी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो हम बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत डाउन एनर्जी में रहते हैं। तो बेसिकली रेकी आपको बताना चाहती है कि आपके पास वो सारी पावर्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली को, अपनी बीमारियों को, सबको दूर कर सकते हो। बस वही हम यहाँ बताने वाले हैं। जी मैम। मैम ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किस किस के लाइफ में यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं,
वो अब अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके दिखा दीजिए क्योंकि आपके कैमराज ऑन है। ठीक है, आप ऐसे करके दिखा दीजिए वीडियो पे, किसी ने हैंड रेज भी नहीं करना है। ठीक। ओके मैम। अब मुझे एक चीज बताइए कि किस किस की लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ऐसे दिखाना है, हैंड रेज नहीं करना है, सिर्फ हाई करके दिखाना है। किस किस की लाइफ में रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम सास ससुर से भी हो सकती है, ननद देवरानी से भी हो सकती है, जेठानी से भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। राइट। अच्छा, किन किन लोगों को लगता है मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, या फिर किन किन लोगों को लगता है मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, वो लोग भी बताते हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है। किन किन लोगों को लगता है कि मेरे सामने वाले जो हस्बैंड है ना, वो मतलब काफी चिड़चिड़ बिहेव करते हैं, या फिर मेरी जो भी सास ननद है ना, वो मेरे से ठीक से बात नहीं करती। ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना हमारे लाइफ में, या फिर हमारे लाइफ में एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, इन सारी चीज का एक ही सल्यूशन है और एक ही वजह है। वजह क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर हम सल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहली वजह है नेगेटिविटी। हम लोग कब फील करते हैं, जब हमारे ऑरा में नेगेटिविटी होती है। हमारा दूसरों से झगड़ा कब होता है, जब हमारे ऑरा में नेगेटिविटी होती है। हमारी लोग सुनते क्यों नहीं है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों होती है, सामने वाले के अंदर हमारे लिए नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है। बच्चे हमारे क्यों नहीं सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी आक्रोश, नेगेटिव बिहेवियर, ये सारी चीजें पैदा हो जाती है। हेल्थ हीलिंग, हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो कल छोटी सी डोज, कल या परसों हमारी हीलिंग सेशन हुई थी, एक छोटी सी डोज ऑफ पॉजिटिविटी दी, किसी का पेट दर्द गायब, किसी का सर दर्द गायब, किसी का दिल दर्द गायब, हर चीज गायब हो गई थी। ठीक है। तो हमने क्या दिया, हमने एक डोज पॉजिटिविटी की दी, सिर्फ एक डोज पॉजिटिविटी की दी, उस दिन के लिए आपका सही हो गया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये एक डोज ऑफ पॉजिटिविटी अगर रोज किसी को मिल जाए, फ्री की है, ठीक है, पैसे नहीं लगते हैं इसको लेने में या करने में, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये एक डोज ऑफ पॉजिटिविटी अगर रोज मिल जाए तो लाइफ की प्रॉब्लम्स, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर हो जाए। अब सिर दुखता है तो हम सामने वाले पर्सन को भी डांट देते हैं, मार देते हैं, या फिर बच्चों को भी, तो बच्चों पे तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो बच्चों पे ही निकलता है। तो लाइफ में एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उस एरिया में नेगेटिविटी का ज्यादा प्रभाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सर दुख रहा था, पेट दुख रहा था, हमने नेगेटिविटी को रिमूव करके थोड़ी पॉजिटिविटी डाल दी, सर दुखना गायब हो गया, किसी का पेट दुखना गायब हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। ठीक है। तो उसी तरीके से रेकी हर सेक्टर ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। किसी की हेल्थ हीलिंग हो तो वहां पे भी सेम चीज, किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो वहां पर भी कुछ नहीं, बस दोनों के अंदर से नेगेटिविटी को निकाल देना है। अब वो चाहे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप क्यों ना हो। किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं, उसके थॉट्स को पॉजिटिव कर देना है, उसके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कर देना है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर देना है, ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। बट ये सारी चीजें एक दिन में पॉसिबल नहीं, ना ही इसको सीखना एक दिन में पॉसिबल है, और ना ही इसको अप्लाई करना एक दिन में पॉसिबल है। ये महीनों की मेहनत लगती है इसके पीछे। बट हाँ, एक चीज है कि ये मेहनत अगर साकार कर ली आपने, तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं, ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथों में भी एक जादू की छड़ी आ जाएगी। बचपन में ना, मैं हैरी पॉटर बहुत देखा करती थी। ठीक है। मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था हैरी पॉटर देखना। एंड मुझे ऐसा लगता था ना, बड़े होकर कुछ ना करो, एक जादू की छड़ी तो ऐसी चाहिए ही चाहिए जिससे मैं जादू कर सकूं। ठीक है। एंड फिर मेरे लाइफ में आई रेकी, और जिससे एक्चुअली में जादू किया जा सकता है। और वो जादू कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने भी हीलिंग सेशन में जो लोग भी आए होंगे, उन लोगों ने उस जादू को एक्सपीरियंस किया। एंड आज कल और परसों के इस पूरे के पूरे क्लास में आप वापस उस जादू को दोबारा से एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो आप सभी लोगों ने उस जादू को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप वापस से उन चीजों को, उन जादू को वापस से आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कट्स के बारे में सीखा।
तो देखो, छोटे मोटे अगर कट्स हमारे बॉडी में हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली हील हो जाते हैं। जैसे मंजू मैम ने बोला, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, कृष्ण जी, किसी को भी हाथ छू देते थे तो वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। बट अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को छू दे तो वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले हीलिंग्स भेज के आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हील किया, उसी तरीके से अगर हम अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो यस, इट इज पॉसिबल कि हस्त चिकित्सा या फिर डिस्टेंस हीलिंग से भी, कल तो परसों तो शायद हम लोगों ने डिस्टेंस में हीलिंग दी थी, आपको टच नहीं किया था, दूर से जूम पे बैठे बैठे, ठीक है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि दूर से भी हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमको अपनी हीलिंग पावर, अपनी अंदर की ऊर्जा शक्ति, अपने अंदर की प्राण शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और उसको करने का कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है। चलिए, भी बहुत सारी हमने नॉलेज की बातें कर ली, थोड़े से फन सेशन, थोड़े से प्रैक्टिकल और फन ओरिएंटेड सेशन पे आ जाते हैं। तो मुझे बताइए, चलिए, आपके लैपटॉप या फिर फोन, जिस भी डिवाइस से आप कनेक्टेड हो, उसका परसेंटेज कितना है, यानी कि उसके चार्ज का परसेंटेज कितना है। फिलहाल मेरे लैपटॉप का चार्ज परसेंट 41 है। मैंने चार्ज नहीं लगाया था सुबह से। आपका लैपटॉप या फिर फोन का परसेंटेज क्या है, बैटरी परसेंटेज? अरे 10% पे आप चला रहे हो। ओके ओके ओके। मुझे लगता है मेरा ही सबसे कम है। 41। अभी 40 हो गया। ओके ओके ओके। सो आप लोगों ने अपने बैटरी को कब चार्ज पे लगाया? मैंने अपने लैपटॉप को अभी 10-15 मिनट पहले चार्ज पे लगाया होगा। आप लोगों ने अपने लैपटॉप को या फिर फोन को कब चार्ज पे लगाया था? कल रात, सुबह, 15 मिनट पहले, अभी लगाया ही हुआ है? कब चार्ज में लगाया था, मैं वो पूछ रही हूँ। ओके ओके। स्टिल चार्जिंग, मॉर्निंग, ओके। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो आप सेशन में बैठे हुए हो, आधे से ज्यादा लोगों ने अपने कैमरास ऑफ किए हुए हैं, ठीक है। तो जिनके कैमरास ऑफ है, हम समझ रहे हैं कि उनकी बैटरी परसेंटेज लो है फिलहाल, ठीक है। और जिनके बैटरी परसेंटेज एज इन फोन या फिर लैपटॉप के नहीं, आपके खुद के, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि आपके खुद की बॉडी की बैटरी परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आपकी एनर्जी परसेंटेज क्या है। मेरी एनर्जी परसेंटेज अभी 90 होगी फिलहाल तो। आपकी बॉडी परसेंटेज क्या रेट करना चाहोगे? वैसे जिनके कैमरास ऑफ है, मैं उनको बोलूंगी क्वाइट लो, बिकॉज आप कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे हो, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं लो है, 50 है, 70 है, लो है, 60 है, लो है, 70 है। अच्छा, आप मुझे बताना कि आपने अपने फोन को तो कल रात चार्ज पे लगाया था, लैपटॉप को आज सुबह चार्ज पे लगाया था, किसी किसी ने 15 मिनट पहले चार्ज में लगाया था। आपने अपनी बॉडी को कब चार्ज में लगाया था? कोई बता सकता है? आपने अपनी बॉडी को लास्ट कब चार्ज किया था? माताओं और बहनों, देवियों और सज्जनों, आपने अपने बॉडी को कब चार्ज पे लगाया था? अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने सोते वक्त अपनी बॉडी को चार्ज पे लगाया था, तो क्या आज सुबह जब आप सोकर उठे थे तो क्या आप फ्रेश फील कर रहे थे, या फिर सो के उठने के बाद भी आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे? जिन जिन को लगता है कि हम अपनी बॉडी को सोते वक्त चार्ज करते हैं, तो मुझे जरा ये बताइए, सोकर उठने के बाद आप अपनी बॉडी को फ्रेश फील करते हो या फिर बहुत ज्यादा लो फील करते हो? ओके। सो लो भी बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग फ्रेश भी लिख रहे हैं। फ्रेश जो लोग लिख रहे हैं, चलो इट्स ओके, बट जो लोग लो लिख रहे हैं ना, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की खास जरूरत है। आपको पता है, अगर आप अपने फोन को या फिर लैपटॉप को आज रात को या फिर कल सुबह चार्ज नहीं लगाओगे तो आप कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे। पता है ना ये चीज? और अगर 3-4 दिन तक चार्ज ना लगाओ तो बैटरी भी डेड हो जाएगी। 1 साल तक चार्ज ना लगाओ तो चार्जर में जंग लग जाएगा।
राइट। और चार्जर भी खराब हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे जहां से हम चार्ज लगाते हैं वहां पर भी जंग पड़ जाए। राइट और रॉन्ग? तो हमने अपनी बॉडी को कब से चार्ज पे नहीं लगाया है? कोई बता सकता है? हमारे बॉडी में कितनी जंग लग चुकी है अब तक? कितने ज्यादा? और इसीलिए हमारे बॉडी में इतने सारे रोग अवरोग हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो डू यू ऑल अग्री कि जो मैं अभी बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं सही है? जिस प्राण शक्ति के साथ हम अपने माँ के गर्भ में कनेक्टेड थे, उस प्राण शक्ति के साथ हमारा रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है। और इसी वजह से हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक्चुअल तरीका क्या है? पुराने जमाने में सभी लोगों को अपनी प्राण शक्ति को यूज करना आता था। अब समय आ गया है कि हम भी उस चीज को यूज करना सीख ले। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप कभी हॉस्पिटल्स में गए हैं? कभी भी जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां जाने के बाद आपकी एनर्जी कैसी होती है? बड़ी ही सैड, डिप्रेस्ड, लो। घर आने के बाद भी मानो सर दर्द पकड़ लेता है। राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबकी एनर्जी लो होती है। और हम जब उनके साथ घुल मिल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हम उनकी एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे ऑरा में। ऑरा ऐसे देखा जाए तो दिखता नहीं है, बट जिनको देखना आता है वो देख सकते हैं। तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर बहुत बड़े गुरु महाराज के आप सत्संग में जाते हैं तो उस टाइम पे आपका ऑरा कैसा रहता है? उस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी रहती है? कभी अगर भजन कीर्तन शुरू हो जाता है तो अपने आप पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं। अपने आप हम लोग बहुत ज्यादा चहकने लगते हैं और हमारी एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का ओवरऑल ऑरा कैसा रहता है? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहता है। राइट? तो ये रहता है ऑरा। जब ऑरा सामने वाले पर्सन का लो रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, अब वो ना अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशान है और वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। आपका भी ऑरा डाउन हो जाएगा 2-4 मिनट में। आप भी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप एक हीलर हो तो उस टाइम पे आप नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल, आपका ऑरा लेवल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। तो ऑटोमेटिकली आप वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करते। राइट? रेकी लेवल 1 भी अगर आपको आता है ना, आप कहीं से भी आए हो, आप अपना ऑरा खुद ब खुद क्लेंस कर सकते हो। और कल अट्यूनमेंट के बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना ऑरा देख सकते हैं और कैसे हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी जगह पर जाते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, शादियों वगैरह में भी जाते हैं ना, तो घर आने के बाद दूसरे तीसरे दिन किसी किसी लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। क्यों होता है? नजर लग गई, नेगेटिव ऑरा किसी की अट्रैक्ट कर गई। राइट? तो अगर हम घर आने के बाद अपनी ऑरा क्लेंजिंग कर ले तो वो नेगेटिव ऑरा हमें अट्रैक्ट ही नहीं होती है। बहुत लोग लिखते हैं ऑलवेज नजर लग जाती है, मेरे कोई प्रॉब्लम है नजर लगने के लिए। तो मैं आके अपना ऑरा डिटॉक्सिफिकेशन करती हूँ, मतलब मैं बाहर निकलती ही हूँ तो मैं डेली आके अपना घर में ऑरा झाड़ लेती हूँ। और डेली तो हीलिंग प्रैक्टिस में हमेशा रहता ही है। तो इस चीज को भी अगर हम लोग डेली करें ना तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसी ही खत्म हो जाती है। राइट? तो ये तो रहा ऑरा के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा हम रेकी के बारे में भी जान लेते हैं। रेकी के भी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है? तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जिस मोडालिटी को जानने के लिए, जिस मोडालिटी को सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आखिर वो उसके फाउंडर कौन है। तो अगर मैं बात करूंगी फाउंडर कौन है, तो फिर आप कहेंगे अभी तो बताया कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। जी हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, साईं बाबा, ये सभी हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो चीजें लुप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये एनर्जी का ज्ञान भी लुप्त हो गया था। लेकिन
डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि जापान में रहते थे और जापान में एक प्रिंसिपल थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी को दोबारा से ढूंढा, उसको दोबारा से पहचाना, उसे एक नाम दिया और फिर हम सबके बीच में लाने का उसे काम किया। तो मैम मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ क्या अभी? तो जान लेते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई कौन थे और आखिर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया, फोर्स किया। जैसे आपके साथ हमने सेवन चक्रा हीलिंग की, तो आप सभी ने, सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी जाग गई ना, आखिर क्या है ये जादू जिसने हमें तुरंत 10 मिनट के अंदर हील कर दिया। तो ऐसे ही डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान में एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे और वहां पर वो धार्मिक शिक्षा को पढ़ाया करते थे। तो एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि जीसस क्राइस्ट अपने जो डिसाइपल्स थे उनको टच करके ठीक कर देते, यानी टच थेरेपी के बारे में बताया। उनके एक स्टूडेंट ने उठकर पूछा कि सर आप बता रहे हैं कि ये टच थेरेपी थी और जीसस क्राइस्ट ने छुआ और ठीक कर दिया, तो क्या ये टच थेरेपी अभी भी होती है? इस क्वेश्चन ने डॉक्टर मिकाओ उसुई को थोड़ा सा झंझोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये क्वेश्चन तो रियली में बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मुझे ही नहीं पता कि ये टच थेरेपी अब है या नहीं। तो जब उन्हें कोई आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी उस प्रिंसिपल की नौकरी से त्यागपत्र दिया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ढूंढ कर रहूंगा आखिर वो टच थेरेपी कहाँ है। देन बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो बहुत उन्होंने ढूंढा, वो ढूंढते ढूंढते इंडिया आए, बहुत से धर्म गुरुओं से मिले, वो बौद्ध गुरुओं से मिले, बहुत सारे धर्म शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने पाया कि कोई एक लोटस थेरेपी होती है। लोटस थेरेपी के बारे में जानने के बाद उनका जो क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ गई कि मुझे ये समझना है। और समझते समझते किसी ने उन्हें बताया कि पुराने जमाने में साधु सन्यासी ना तपस्या करते थे और तपस्या करके उनको इस तरह की सिद्धियां मिलती थी। तो ये जानने के बाद वो एक पर्वत पर गए, एक पहाड़ पर गए। पहाड़ था फुकुयामा में, और उस पहाड़ पर जाकर उन्होंने कुर्मायामा में पहाड़ था, वहां जाके उन्होंने 21 दिन की तपस्या की। तपस्या करते रहे, 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए, उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। थोड़ा सा वो निराश हो गए कि कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन 21वें दिन वो बहुत वीक फील करने लगे और अचानक 21वें दिन उनकी आंखें बंद होने लगी और उन्हें ये महसूस हुआ कि आसमान से कोई एक बहुत तेज चमकदार सफेद रोशनी आई और उनके क्राउन चक्रा से टकराई। जैसे ही वो रोशनी उनके क्राउन चक्रा से टकराती है, डॉक्टर मिकाऊ उसुई गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज तपस्या तो कर ही रहे थे, खा पी तो रहे नहीं थे। लेकिन जब उन्हें होश आता है, वो उठते हैं और उठकर एकदम उन्हें लगता है कि मेरे तो शरीर के अंदर एनर्जी आ गई है। वो सोचते हैं चलो मैं नीचे जाता हूँ, ये एनर्जी कैसे आई, ये मुझे क्या व्हाइट लाइट मिली थी, इसके बारे में जानता हूँ। जैसे ही वो भागकर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया। अभी अगर आपका पैर टकराएगा, आप क्या करते हो? तुरंत आप अपने पैर को ऐसे पकड़ लेते हो, है ना? तो जैसे ही उनका पैर टकराया, तो वो तुरंत झुके और ऐसे करके उन्होंने अपने घुटने को पकड़ा। जैसे ही उन्होंने अपने घुटने को पकड़ा, तो जो खून बह रहा था वो रुक गया और उनका दर्द ठीक हो गया। ही वॉज अमेज्ड, ये क्या हुआ? बहुत खुश हुए, नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद उन्होंने सोचा, सामने कोई एक टी स्टॉल था, कि मैं कुछ खा लेता हूँ। तो वहां एक बच्ची रो रही थी। बच्ची को बुलाया, बेटा रो क्यों रही हो? तो बच्ची बोली कि मेरे दांत में बहुत दर्द है और उसके गाल में बहुत स्वेलिंग हो रही थी। तो उन्होंने उस बच्ची को प्यार किया और उसके गाल पर ऐसे हाथ रखा और उससे बात करने लगे। जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया, तो देखा उसकी स्वेलिंग कम हो गई और बच्ची भी बहुत खुश हुई कि मैं ठीक हो गई, मेरे दर्द नहीं हो रहा है। इन दो इंसिडेंट्स ने उनको समझ, एहसास दिला दिया कि डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास कोई पावर्स तो आ गई। अभी डॉक्टर मिकाओ उसुई बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने एक दोस्त, जो कि एक डॉक्टर थे, अपना हॉस्पिटल चलाते थे, और उनका नाम था, मैम एक बार थोड़ा आगे उनका नाम लिखेंगे।
डॉक्टर तुजिरो हयाशी। यस। उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर छुजिरो हयाशी से बात की, उन्हें बताया कि क्या ये मेरे पास पावर्स आई हैं। छुजिरो हयाशी से जब बात हुई, उन्होंने भी इसको फील किया। कुछ समय तक उन्होंने कहा कि पहले इस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो उनका हॉस्पिटल था उसमें पूरा एक रूम उन्होंने रेकी हीलिंग के लिए डेडिकेट कर दिया। और वहां पर जो भी क्रॉनिक इश्यूज के पेशेंट आते थे, वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे और रेकी हीलिंग से उनको भी ठीक करने लगे। डॉक्टर छुजिरो हयाशी ने फिर अपने मेडिकल नॉलेज को इस रेकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद उन्होंने पाया कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं कि उन पॉइंट्स पर अगर हीलिंग दी जाए और एक लंबे समय तक हीलिंग दी जाए, तो हमारे इस शरीर में जो बीमारी के पैटर्न है वो पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। आगे जाकर डॉक्टर हवायो हिरोमी टकाटा, वो भी इनसे जुड़ी। इनकी कहानी भी बहुत ही अमेज करने वाली है। जो मैडम टकाटा थी, इनको बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन साथ में वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थी। तो वो ऑपरेशन वगैरह नहीं करा सकती थी, बहुत ज्यादा महंगे ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी। तो किसी ने उन्हें कहा, सजेस्ट किया कि डॉक्टर छुजिरो हयाशी के हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर वो कोई एक डिफरेंट टाइप की थेरेपी करते हैं, और उस थेरेपी से लोग हील हो जाते हैं, तुम वहां जाओ। तो मैडम टकाटा डॉक्टर छुजिरो हयाशी के हॉस्पिटल में जाती हैं। वहां जाके वो अपनी हीलिंग करवाती हैं। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि जब डॉक्टर छुजिरो हयाशी के यहाँ मेरी हीलिंग्स हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक साथ बहुत से लोग, क्योंकि लगा इकट्ठे 16-16 लोग उनकी हीलिंग करते थे, तो उन्हें फील हुआ और उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत लंबी लंबी और बहुत तेज कैंचियां मेरी बॉडी पर चल रही हैं, और जो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उन्हें थायराइड था वो क्योर हो गया, उनको स्टोन्स की प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गई, उनको बीपी का इश्यू था वो क्योर हो गया, उसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी ना। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने कितने लोगों को ये रेकी सिखाई, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अप्रोक्सीमेटली 2000 लोगों को स्टूडेंट बनाया अपना, और उन्हें सिखाया। लेकिन इन 2000 स्टूडेंट्स में से 16 ही लोग ऐसे थे जो मास्टर लेवल तक पहुंचे। मास्टर लेवल तक पहुंचने का मतलब ये हुआ जो सबको सिखाने लायक बन गए, जो उन्हीं की तरह गुरु बन गए। और फिर आज हम सब जो आपको, हम भी जो दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हीं की लेगेसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे जाकर, हिरोमी टकाटा जी ने रेकी एनर्जी को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। तो जो आज रेकी एनर्जी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसका क्रेडिट अगर हम किसी को देते हैं, तो डॉक्टर हिरोमी टकाटा जी को दिया जाता है। तो ये कहानी थी डॉक्टर मिकाऊ उसूई की, ये कहानी थी डॉक्टर छुजिरो हयाशी की, ये कहानी थी मैडम हिरोमी टकाटा की। अगर हम बात करें कि आज हमारे रेकी गुरु कौन है, तो देखिए, हमारी ना सनातन परंपरा में कहा जाता है कि जिससे दीक्षा ली, तो वो तो हुए दीक्षा गुरु, और जो उनके भी गुरु हुए वो हुए दादा गुरु। ये सनातन परंपरा में कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ आज बात करें, तो मेरे दीक्षा गुरु कौन है, मेरे दीक्षा गुरु है कीर्ति मैम। और अगर मैं बात करूं कि मेरे दादा गुरु कौन है, तो मेरे दादा गुरु हुए डॉक्टर मिकाऊ उसूई। तो इस तरह से ये हमारी लेगेसी है जो रेकी एनर्जी की चली आ रही है। जी मैम। और एक चीज है, जैसे कि हमने बताया कि रेकी जो है वो किसी भी, लाइक आप, अगर मैं आपको बताऊं तो आज के क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी स्टडी पर्पस के लिए, कि आप कोई नोट्स लिखना भूल गए हो, कोई चीज लिखना भूल गए उसके लिए। लेकिन जो अट्यूनमेंट्स दी जाएंगी, जो हीलिंग सेशंस कंडक्ट करवाई जाएंगी, ठीक है, रेकी बेसिकली अगर देखा जाए तो शक्तिपात यानी कि अट्यूनमेंट सेशन से ही परंपरा दर परंपरा आगे बढ़ता जाता है। रेकी को कोई स्टडी मटेरियल से कोई बोल कर सिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। रेकी में एनर्जी ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं गुरु के शिष्य बन जाते हो। तो उसी तरीके से रेकी
पुश्त दर पुश्त एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, इस तरीके से स्टूडेंट्स को मिलता जाता है। अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस होता है वो लाइव होता है, उसमें आपका शक्तिपात किया जाता है, उस एनर्जीज के साथ आपको चैनल किया जाता है, और वो लाइव ही होता है। आपने अगर अट्यूनमेंट मिस कर दिया तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी वो शक्तिपात नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक टाइम होता है, एक चीज होता है, एक प्रॉपर सारी सेटअप होती है, हम एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं लाइव। ठीक है, तो फिर ही ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। शक्तिपात का जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को आज बताया जाएगा, कि कल होने वाला है हमारा रेकी का शक्तिपात, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मंजू मैम आप लोगों को देंगी। करेंटली मैं शक्तिपात अभी नहीं दे पाऊंगी कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, तो कल मंजू मैम आप सभी लोगों का शक्तिपात करेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, मंजू मैम ने कहीं ना कहीं दीक्षा गुरु उनकी मैं हूं, तो मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रेन करेंगी, और कहीं ना कहीं रेकी लेवल 1 का आप लोगों को, सभी लोगों को चैनल बनाएगी। तो रेकी लेवल 1 में बेसिकली इसका सीखने का प्रोसेस थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। कल भी जो हम सिखाने वाले हैं उसके भी हम आपको नोट्स देंगे, बट नोट्स से भी ज्यादा आप प्रैक्टिकली अपना ऑरा देखोगे, प्रैक्टिकली अपना ऑरा क्लेंस करोगे, और प्रैक्टिकली अपना ऑरा फील करोगे। ठीक है, बट हर चीज को सीखने के पहले उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो क्या आप इन नियमों को फॉलो करने के लिए रेडी हो? इफ इट्स अ यस, गिव मी अ थम्स अप कि आप रेडी हो। रेकी को भी सीखने के पहले उसके कुछ नियम हैं, तो हम लोग आज उन नियमों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सब रेकी के ना 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये जो 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ जो रेकी सीख रहे हैं वही लोग फॉलो करें। ये जो रेकी सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नॉर्मल लोग भी जो लोग हैं, सभी लोगों को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो अपनी नोटबुक्स और कॉपी किताब आप खोल ले, और वहां पर सबसे पहले आप ये चीज लिखे, जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, अब हम आपको बोलेंगे आप डेली के लिए ये सारी चीजें छोड़ दे, तो ये तो होने से रहा। तो आप सबसे पहले वहां पे लिखे जस्ट फॉर टुडे, यानी कि आज के लिए। आई विल लेट गो ऑफ एंगर, यानी कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या फिर मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अब हम क्यों बोलते हैं कि आई विल लेट गो ऑफ एंगर, और शक्तिपात के दिन एंगर ना नहीं करना, या फिर एंगर को अवॉइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले मुझे बताइए, एंगर करने से आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले एंगर करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट करती हैं आपके बॉडी में, ये जरा लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बीपी बढ़ता है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? माइग्रेशन, हाइपर एंजाइटी, हाइपरटेंशन, हेडेक, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, शुगर इम्बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और बाल झड़ते हैं, बॉडी में टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है, बॉडी में और बहुत सारी तरीके की हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, और नेगेटिव हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है गुस्सा करने से, तो क्यों गुस्सा करते हो? और आपको पता है, सबसे ज्यादा गुस्सा हमें हमारे बच्चों पर ही आता है, या फिर हमारे लव्ड वंस पे आता है। और वो क्यों आता है? कभी बच्चे ने कोई चीज गलत कर दिया हो, कोई चीज नेगेटिव कर दिया हो, कभी पानी की बोतल इधर नहीं इधर रख दी हो, तो मम्मी क्या करती है? फटाक से डांटती है। तो वो भी तो एक तरीके का गुस्सा ही हुआ ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड पेरेंटिंग एंड एवरेज पेरेंटिंग। ठीक है, चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, क्योंकि आपका ना सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि मैम बच्चों को तो गुस्सा करना ही पड़ता है, वहां पे कैसे अवॉइड करें हम गुस्सा, क्योंकि हमें हर सेशन में ये क्वेश्चन आए। तो जब बच्चों पर गुस्सा करने का कोई भी रीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चे ने पानी की गिलास इधर नहीं इधर रख दी, प्रॉपर जगह पर ना रखे, तो उसको बुलाओ, बेटा बेटी जो भी हो, पानी की ग्लास कहाँ रखनी चाहिए, चलो उसको उठाओ वहां पे रखो। कोई काम उसने गलत कर दिया, ये काम गलत है, इसको उठाओ। जूता, जूता जो शू रैक पे होना चाहिए, तुमने इधर उधर खोल लिया, उसको उठा के शू रैक पे रखो।
उससे वहीं पे खड़े रह के प्यार से वो काम करो। डांटने से वो कभी पूरी जिंदगी में नहीं सुधरने वाला है, बट हाँ, उसको बुलाकर वहीं पर वो काम करा देने से वो सुधरने वाला है। सिमिलरली बच्चों से अगर कोई चीज गिर के टूट जाती है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम हमेशा उसको डांटने लगते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, बच्चे चीजें तोड़ते कब है? पहली बात तो गलती से टूटता है, दूसरी बात आपका अटेंशन सीक करने के लिए भी वो चीजें तोड़ते फोड़ते हैं। ये चीज भी आप याद रख लो कि आपका अटेंशन लेने के लिए भी वो चीजें चीजें तोड़ते हैं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उनको प्यार से चीजें हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि जो टूट गया वो तो टूट गया। ठीक है कि बेबी ऐसा नहीं करते। तो जितनी चीजें आप शांत होकर प्यार से करते हो ना, ऑटोमेटिकली उतनी चीजें आपके लिए भी बेटर होती है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चों को, मैं बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। ठीक है। आपने देखा होगा आजकल लोग पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा चढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? बचपन से उन्होंने वही देखा रहता है कि पेरेंट्स उन पे हाथ उठा रहे हैं, पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं डांट रहे हैं, और वही चीजें वो आगे चल के सीखते हैं। कभी वाइफ के साथ करते हैं, तो कभी किसी और के साथ करते हैं, तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ ही करते हैं। इनफैक्ट जो हस्बैंड्स की भी बात आई है ना, तो वो हस्बैंड्स की भी बात वहीं से है, क्योंकि हस्बैंड ने अपनी डैडी को, हस्बैंड ने अपनी मम्मी को देखा हुआ है। तो उसने जो देखा हुआ है, उन्होंने जो चीजें देखी हुई है, वही तो वो चीजें दोहरा रहे हैं। तो हमें अगर अपने कल को बदलना है ना, तो हमें अपने आज से शुरू करना होगा, और वो आज है हमारे बच्चे, क्योंकि वही जाके कल में बदलने वाले हैं। बच्चे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। तो अपने घर से वो चेंज करना होगा। और ये जो एक एंगर इशू है ना, जैसे मान लो आपके घर में आपके हस्बैंड्स हैं, हस्बैंड्स चिल्ला रहे हैं, या फिर कभी बीवियां भी चिल्लाती है, बीवियां कम नहीं चिल्लाती है। ठीक है। बीवियां चिल्लाती है तो ठंडा हो जाता है। तो उस टाइम पे एक बंदा भी अगर शांत हो जाए, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को चिल्लाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो 4-5 मिनट, जो कितने चिल्लाएगा, 10 मिनट, जब देखेगा कि सामने वाले बंदे का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो एक अच्छा रिलेशनशिप को चलाने का तरीका भी है शांत रहना। या फिर अपना, कभी कभी झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम एंगर इश्यू में अपना पॉइंट प्रूव कर रहे होते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अपना पॉइंट प्रूव करके कोई फायदा होता नहीं है। आपको पता है ना कि आप सही हो, और आपको पता है सामने वाला पर्सन गलत है, उस टाइम के लिए अगर वो एंगर में है, गुस्से में है, तो उस समय अपना पॉइंट प्रूव करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, तुम ही सही। झगड़े को अवॉइड करो, क्योंकि आपका बीवी बढ़ रहा है, कल को फिर आपके हेयर फॉल होंगे, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, 100 तरीके की बीमारियां होगी, तो आप खुद सही तो पूरा घर सही। राइट। तो हमें एक चीज, एंगर, ये एक चीज अगर हम थोड़ा सा नियंत्रण में रख ले, कंट्रोल में रख ले, तो 100 प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इफ आई एम राइट गिव मी अ थम्स अप, ऐसे। तो मैं कहूँ उसमें भी यही बोलते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ एंगर। राइट। ओके, चलिए जानते हैं सेकंड प्रिंसिपल क्या है। सेकंड प्रिंसिपल इज, जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी। वरी का मतलब होता है चिंता। ठीक है। जस्ट फॉर टुडे आई विल लेट गो ऑफ वरी, यानी कि आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा या फिर करूंगी। अब देखिए, चिंता जो वर्ड होती है ना, वो अगर मैं बोलूं तो लाइक आप बोलोगे कि कैसे चिंता ना करे, ये करनी है, वो करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। चिंता तो मतलब इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। बिना चिंता के तो खाना हजम ही नहीं होता है। खाना खाएंगे उसका भी चिंता रहता है कि वो हजम होगा या नहीं, अगर हमने टेंशन नहीं पाला। तो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, एक होता है चिंता और एक होता है प्लानिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। चिंता, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप टेंशन ले रहे हो, यार वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, क्या करूं, मतलब मेरा शुगर बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, अरे अरे, अगर ज्यादा वेट बढ़ जाएगा तो मैं मोटा दिखूंगा या फिर मोटी दिखूंगा, इसको बोलते हैं टेंशन लेना। और एक होता है प्लानिंग ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट बढ़ रहा है,
मुझे सुबह योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, सुबह जिम जाना चाहिए, सुबह उठ के रनिंग करनी चाहिए ताकि अपना वेट लॉस कर सकूं। ये होता है प्लानिंग ऑफ लाइफ। मुझे बच्चों की फीस भरनी है, मेरी जॉब चली गई है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, ये होती है चिंता। मुझे बच्चों की फीस चली गई है, मेरी जॉब चली गई है, मैं बच्चों की फीस किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, मुझे जॉब ढूंढनी होगी। मेरी जॉब चली गई तो क्या हुआ, आई विल वर्क हार्ड, मेरे पास डिग्री है, मैं दूसरी जॉब लेके आऊंगा, मैं प्लान करूंगा चीजों को, अपने खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा जिससे कि मेरे सेविंग्स से भी कुछ महीनों का आगे का चल सके, और मैं नई जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा। टेंशन से तो काम बिगड़ते हैं ना। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दिमाग ठंडा रखो और फिर डिसीजंस लो, ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। जब कुछ चीजें समझ में ना आए और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चले तो बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए हैं कि शांत शांत होकर कोई भी काम करो, टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला। कभी कभी आपको पता है, घर के जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, राइट, कभी कभी ऐसे मेरे घर में ये एक बार ऐसा हादसा हुआ था, और मैंने अपने मतलब देखा है अपने अपने लाइफ टाइम में, तो सिलेंडर्स जो होते हैं कभी कभी लीक कर जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी आग भी लग जाती है, और कभी कभी नेग्लिजेंस की वजह से मम्मियाँ तेल चढ़ाकर भूल जाती है और तेल की कढ़ाई में भी आग लग जाती है, यानी कि कढ़ाई में जब सिर्फ तेल डाल दो और इधर उधर चले जाओ तो उस कढ़ाई में भी आग लग जाती है। तो उस केस में अगर आप पैनिक कर रहे हो, ठीक है, आपकी कढ़ाई में आग लग गई, आप पैनिक कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, उसको ढक दो, उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो खत्म हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। कभी कभी वो सिलेंडर वाले भी बोलते हैं कि सिलेंडर अगर लीक करने लगे, आग लग जाए तो टेंशन ना लो, डर मत करो, वहां पे इतनी गैप रहती है, हाथ भी लगा के ऐसे बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा, या फिर कोई भीजा कपड़ा भी आप उसको लपेट दोगे तो वो बंद हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बाहर फेंको, बाहर फेंको, उसी में वो ब्लास्ट हो जाता है। तो हर चीज प्लानिंग से, सोच बूझ के, दिमाग ठंडा रख के की जा सकती है। टेंशन लेने से सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, हार्ट बीट तेज होती है और दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पूरी बॉडी काम करना बंद हो जाती है, दिमाग ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में टेंशन लिया है। ठीक है, तो हमें टेंशन पे ना फोकस करते हुए प्लानिंग ऑफ लाइफ और सल्यूशन पे अगर हम वर्कआउट करते हैं तो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मेरी जॉब चली गई है, मैं क्या करूं। अरे जॉब चली गई है, डिग्री थोड़ी ना छिन गई है, दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी मेहनत करो, मिल जाएगी दूसरी जॉब। जिस भी पर्सन की जॉब चली जाती है मैं तो उनको यही चीज बोलती हूँ, डिग्री थोड़ी ना गई है, ठीक है, डिग्री तो आपके पास ऑलरेडी है। ओके, सो थर्ड प्रिंसिपल क्या है, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क विथ ऑनेस्टी। यू नो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। पहली चीज ऑनेस्टी, एंड दूसरी चीज होती है ग्रैटिट्यूड, जो इसके बाद हम लोग सीखेंगे। ऑनेस्टी की अगर मैं बात करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक कंपनी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जब एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम काम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, कभी कभी एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको सैलरी शायद 10,000 ही क्यों ना मिल रही हो, बट वो अपना पूरा मन लगा के काम करते हैं। लेकिन वहीं पे उसी सैलरी में, 10,000 की सैलरी में दूसरा बंदा रहता है, वो बोलता है 10,000 ही तो मिल रहे हैं, क्या ही फायदा, मतलब 2-3 घंटे स्किप ही कर देता हूँ, दो चार चीजें रहने ही देता हूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है, इसको रहने ही देता हूँ, ठीक है। तो एक कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आपको जो चीज आती है, जितनी आती है, आप अपने फुल एफर्ट्स के साथ काम करो, ठीक है। जब आप अपने फुल एफर्ट्स, फुल ऑनेस्टी के साथ अपनी चीजें करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ, लाइव एग्जांपल है। मैं एक टैरो कार्ड कोच हूँ और मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाती हूँ, राइट। अब अभी के तक मैंने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा। अब हजारों स्टूडेंट्स में से, मतलब बोल सकते हो कुछ 100-150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप के हैं,
यानी कि जिनकी अर्निंग्स भी लाखों रुपए पार है, ठीक है। और उसी में से हजारों स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो 40-50,000 ही अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उनके 1.5 लाख 2 लाख भी सैलरी पा रहे हैं। अब सीखा तो सबने मुझसे ही है, राइट। और सबने मैंने किसी को पर्सनली सिखाया नहीं, ये ग्रुप कोचिंग होती है। अब उसमें से कैसे हुआ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, उन लोगों ने कम किया, जिन्होंने मेरी बात मानी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो मेरी बात मान के डेली लाइफ जाते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एक एग्जाम्पल मंजू मैम ही है। मंजू मैम भी एस्ट्रोटॉक में है, आई गेस तपस्विनी नाम से है मैम। और मंजू मैम भी बहुत अच्छा करती है बाय द वे, ठीक है। तो जिन लोगों ने चीजें अच्छी तरीके से फॉलो की उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए, जिन्होंने ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा काम किया। और जिन लोगों को लगा कि यार क्या ही फायदा लाइव जाके, इतने इतने घंटे काम करो कोई अर्निंग तो होती नहीं है, तो फिर लाइव नहीं जाते, हम ऐसे ही काम करते हैं। वो 30-40,000 बैठ के हैं, जो लाइव जाते हैं वो 1.5-1.5 लाख अभी कमा रहे हैं, 2-2 लाख तक भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस व्हेन यू वर्क विथ योर फुल ऑनेस्टी, ठीक है। तो आप जो भी काम करो उसमें 100% दो। क्या पता आपके लाइव सेशन में आपको कोई प्रमोटर दिख जाए जिनको आपका ऑरा और पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखे और आपको किसी फिल्म में कास्ट कर ले, राइट। ओके, चलो। सो ये है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद आते हैं जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर माई मेनी ब्लेसिंग्स। ये लिख लो आप लोग, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल फॉर माई मेनी ब्लेसिंग्स। मेनी ब्लेसिंग्स और ग्रेटफुल ये है इसका मेन वर्ड। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, और मेनी ब्लेसिंग्स का मतलब हमारे भगवान जी ने जो हमारे लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर भगवान जी से शिकायत है किसी को? शिकायत है, हाँ या ना? हाँ, नहीं है शिकायत? अच्छा चलो, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट कभी ना कभी तो शिकायत की होगी भगवान जी से, थोड़ा सा है, नहीं है? अच्छा, भगवान जी के लिए ग्रैटिट्यूड है? भगवान जी के लिए ग्रैटिट्यूड है? हाँ। मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड है? तो यही चीज बोली गई है कि कृतज्ञ का भाव रखो। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास टीवी है, पंखा है, एसी है, हम लैपटॉप से कनेक्टेड है, फोन से कनेक्टेड है। तो ये सब क्या है? ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आपके पास आज जो चीजें हैं उसके लिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो। ये नहीं कि भगवान जी ने मेरे को ये चीज क्यों नहीं दी यार, उसको तो दी है, मेरे को क्यों नहीं दी। हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो। जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको अबंडेंस में चीजें देता है, राइट। चलिए, एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बींग्स। यानी कि सभी के प्रति एक दया का भाव रखना। आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग लिविंग बीइंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स, कि मान लो आप रास्ते चल रहे हो, आप रास्ते चलते ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पेट्स उनका कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो फिर भी पेट्स को पत्थर मारेंगे, फिर भी पेट्स को परेशान करेंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी तो अपने काम वाली बाई के साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे, उसको मतलब वो बोलते हैं ना लोअर क्लास मिडिल क्लास की तरह बिहेव करना, या फिर उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखाना। वो भी इंसान है, वो अगर एक दिन ना आए ना तो हमारा काम ना चले, ठीक है। तो हर पर्सन के साथ समभाव से बिहेव करना, इक्वली बिहेव करना, हर पर्सन के साथ काइंड बिहेव करना, ये भी रेकी का एक प्रिंसिपल है। अब ये जो पांचों प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं ना, इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने लिख लिया है तो दैट्स ओके, बट ये पांचों प्रिंसिपल्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम नोट शेयर करेंगे, बट हम थर्ड डे पे नोट शेयर करेंगे। अभी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग लिख लो, या फिर हम कल नोट शेयर करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर टुडे I will let go of anger, I will let go of worry, I will do my work with honesty, I will be grateful for my many blessings, and I will be kind to every living being। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है।
चलिए, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? आज के लिए बस इतना ही है। अ, अब आपका एक होमवर्क है। ये कल के क्लास के पहले सबने कर लेना है, और कल के क्लास में हम सबकी देखेंगे, लाइव देखेंगे, सबको अपना कैमरा ऑन करके इसको दिखाना है। ठीक है? एनिमल्स हो चाहे इंसान हो, सबके प्रति दया का भाव रखना है, अपने मदर, फादर, हस्बैंड, ठीक है, हर हर पर्सन के प्रति। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग ये जो आपको 5 प्रिंसिपल्स लिखाए हैं, इसको आपने एक अच्छे से पेन से, एक अच्छे से पेपर में, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में डेकोरेट करके आपने लिख के लेके आना है। और उस डेकोरेटिव पेपर को आप अपने किसी भी स्टडी टेबल के पास चिपका सकते हो, अपने कबर्ड के पास चिपका सकते हो, कहीं पे भी, आप फ्रिज के पास चिपका सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? क्या करना है, सभी लोगों को ये 5 प्रिंसिपल्स को एक पेन और पेपर लेके बहुत अच्छी तरीके से सजा के सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना है, और जस्ट फॉर टुडे लिखना नहीं भूलना है। जस्ट फॉर टुडे लिखना है, सुंदर सी हैंडराइटिंग में 5 प्रिंसिपल्स लिखना है, उसको डेकोरेट करना है। बच्चों की स्केच पेन्स और पेपर पेंसिल्स ले लेना, और कल लेके आना है, और कल उसको कहीं पे चिपका भी देना है। और एक होमवर्क है, क्लास खत्म हो या बाद में हो, 3 दिन की क्लास है, डेली उसको चिपका के रख लेना, और डेली उसको सुबह एक बार पढ़ लेना। ठीक है? क्योंकि हो सकता है आज जो पढ़ाया वो कल भूल जाए, लेकिन जस्ट फॉर टुडे अगर डेली उसको आप देख भी लेते हो ना, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, अरे मैम ने बोला था प्लानिंग ऑफ लाइफ और चिंता में फर्क होता है। एंगर नहीं करना है, बच्चों को नहीं चिल्लाना है, बेचारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है? तो सबने ये काम कर लेना है, वरना क्या होता है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं वो झाड़ देते हैं, और जो चीज सामने लेकर जाते हैं ना, ये हम सबको एक गिफ्ट देना चाहते हैं कि आप लेकर जाए। तो जो हम गिफ्ट लेकर जाते हैं उसको हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक है? तो कल सबको ये होमवर्क करके आएंगे, और हम लोग सबका देखेंगे। आज की इंट्रोडक्शन सेशन यहीं पे एंड होती है, लेकिन अब एक मेजर चीज बतानी है कल के लिए। कल का अट्यूनमेंट प्रोसेस अभी मंजू मैम आप लोगों को बताएंगी कि क्या क्या चीजें लगेंगी। इसके बाद जो हमने बोला था, हम लोग 7 चक्रा हीलिंग करेंगे। ठीक है? बट पहले लिख लो सबको ध्यान से कि क्या क्या चीजें कल लेकर आनी है, और कल 1 मिनट भी लेट नहीं होना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। 7:30 मतलब 7:25 पे रेडी रहना है, 7:25 में मैं लिंक ओपन कर दूंगी, 7:25 पे सबके सबने आ जाना है विथ एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं 1 मिनट भी लेट होगी, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने मिस कर दी ना, तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। और एक चीज मैंने क्या बोला, अट्यूनमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं ली जा सकती, लाइव होती है। पुराने जमाने में अट्यूनमेंट्स बहुत सारे दी जाती थी, ठीक है, बट हवायो हिरोमी टकाटा ने इस अट्यूनमेंट को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 बार अट्यूनमेंट्स देने से हो जाता है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि पुराने जमाने में मल्टीपल अट्यूनमेंट्स होते थे, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी हर एक लेवल का मल्टीपल अट्यूनमेंट्स होता है। और हम डॉक्टर मिकाओ उसूई का, उसूई रेकी जिसको बोलते हैं, हम वो भी सिखाते हैं। और करंटली डॉक्टर विलियम ली रैंड, जो कि मिकाओ उसूई के ही कहीं ना कहीं बोल सकते हो एक पूर्वज, यानी कि जैसे मैम ने बताया ना, पुष्ट दर पुष्ट परंपरा चली जाती है, तो अभी फॉरेन में बैठे हुए डॉक्टर विलियम ली रैंड हैं, तो उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जैसे कि डॉक्टर मिकाओ उसूई ने जब रेकी को लेकर आए थे, तो वहां पे सिर्फ 2 ही सिंबल्स थे। डॉक्टर हिरोमी टकाटा ने फिर वहां पे कुछ और सिंबल्स उसमें डाले। उसी तरीके से करेंटली होली फायर रेकी का भी आविष्कार हुआ है, यानी कि करेंटली अगर बोल सकते हो कि मॉडर्न वर्जन ऑफ रेकी होली फायर रेकी भी है। तो हम करेंटली पुराने, जो हमारी पुरानी पद्धति है उसूई रेकी, वो भी सिखाते हैं। और होली फायर रेकी जो हमारी मॉडर्न है, डॉक्टर विलियम ली रैंड का जो एडिशन है होली फायर रेकी में, वो भी सिखाते हैं। तो हम 2 अट्यूनमेंट्स देते हैं लेवल 1 में। कल उसूई रेकी का अट्यूनमेंट होगा, और परसों मॉडर्न होली फायर रेकी का अट्यूनमेंट होगा। दोनों लेवल्स की अट्यूनमेंट आप लोगों को दी जा रही है। मंजू मैम डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है अट्यूनमेंट का, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। ठीक है? यस मैम, थैंक यू। तो जैसा मैम ने आप सभी को बता दिया है कि कल उसूई रेकी का अट्यूनमेंट होगा और परसों होली फायर रेकी का अट्यूनमेंट होगा। ठीक है?
तो अट्यूनमेंट से पहले हमें क्या क्या करना है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अभी से नॉनवेज नहीं खाना, ठीक है? मतलब मैं हमेशा के लिए मना नहीं कर रही हूँ, हमेशा के लिए मना नहीं कर रही हूँ, ओके? सिर्फ ध्यान ये रखना है, क्योंकि अट्यूनमेंट होना है, इसीलिए नॉनवेज नहीं खाना है। क्लियर है? और ये हमेशा के लिए है कि अट्यूनमेंट से 24 आवर पहले नॉनवेज नहीं खाना। अब आप कहोगे मैंने तो दोपहर में खा लिया था, कोई कहेगा मैंने तो सुबह खा लिया था, तो कोई बात नहीं। जब तक किसी चीज का ज्ञान हमें नहीं होता तब तक आप गलती कर सकते हो। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तब हमें फिर वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया है कि अभी नॉनवेज नहीं खाना है, तो नॉनवेज नहीं खाना। तो पहला हो गया नॉनवेज नहीं खाना। दूसरा पॉइंट लिखिए, हेड वॉश लेकर आना। कल आपने सबने हेड वॉश करना है। अभी हो सकता है कोई कह देगा मैंने तो आज ही किया था, मैं डेली शैम्पू नहीं कर सकता या मैं डेली शैम्पू नहीं कर सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर पर पानी डालना है, ठीक है? सिर को गीला करना है, ये जरूरी है। शैम्पू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप शैम्पू नहीं कर रहे हो, कर चुके हो, आज किया है, तो आपने सिर को गीला करना, ठीक है? सिर को गीला करना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर हमारा क्राउन चक्र है। हम जो आपको अट्यूनमेंट देते हैं, वो अट्यूनमेंट का जितना भी एनर्जी है वो आपको क्राउन चक्रा से ही आपकी बॉडी में एंटर हो। क्लियर? तो क्राउन चक्रा को जब हम पानी डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए आपने हेड वॉश करना जरूरी है। पहला हो गया नॉनवेज नहीं खाना। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अम, कब तक नहीं खाना, तो कब तक नहीं, बस अट्यूनमेंट के लिए नहीं खाना, बाद में खाइएगा, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिएगा ये 2 दिन मत खाइए, क्योंकि कल एक अट्यूनमेंट होगा, परसों दूसरा होगा, उसके बाद खा लेना जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है? तीसरा, आप सभी ने अपने पास यानी जहां आप बैठ रहे हो वहां पर एक ग्लास पानी रखना है, ठीक है? कांच का ग्लास में पानी रखना है। तो ग्लास नहीं है तो आप कांच की बोतल भी रख सकते हो, दोनों चीजें रख सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक कांच के गिलास में पानी रखना है। आपने अपने पास एक दिया या कैंडल रखना है। अभी दिया देसी घी का भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है, चमेली के तेल का भी हो सकता है, वॉट एवर, कोई भी तेल डाल दो उसके अंदर, बट वो दिया होना चाहिए ताकि आप उसे जला सको। दिया नहीं है, आप कहते हो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम दिया नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, कैंडल जला लो। बेसिकली हमको 5 एलिमेंट्स चाहिए। हमारा जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स से बना है, और जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो 5 एलिमेंट्स की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है? तो दिया इज अ फायर एलिमेंट, दैट्स वाई या तो दिया या कैंडल। क्लियर? इसके बाद हमें चाहिए स्मोक। स्मोक के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, सामरानी कप, सेज, कुछ भी रख सकते हो, डिफ्यूजर भी रख सकते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचना मुझे अगरबत्ती से एलर्जी है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, धूप बत्ती रख लो। धूप बत्ती से भी एलर्जी है, मैं क्या करूं, डिफ्यूजर रख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके? नेक्स्ट है, जहां पर आप बैठकर या लेट कर अट्यूनमेंट ले रहे, आप बैठ के भी अट्यूनमेंट ले सकते हो, लेट के भी अट्यूनमेंट ले सकते हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे कोई ना कोई मैट होना चाहिए। तो अगर आप चेयर पर बैठे हो तो अपने पैरों के नीचे एक मैट बिछा लोगे। अगर आप पलंग पर बैठ के ले रहे हो तो अपनी बैकबोन को सीधा रखोगे, दीवार के साथ बैकबोन को स्ट्रेट रख के बैठोगे। लेट के ले रहे हो तब तो चादर बिछी हुई है, आप उसके ऊपर लेट रहे हो। मैं क्लियर? एक एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, हीलिंग आप लेट के लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब अट्यूनमेंट ले रहे हो ना, तो उस टाइम पे बेस्ट पोजीशन होती है चेयर पे सिटिंग पोजीशन, जब दोनों पैर आपके डाउन रहते हैं। चेयर पे सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ टेकिंग अट्यूनमेंट। और नीचे कोई कालीन बिछी हो या फिर आपने चप्पल पहने हो रबड़ के, आप चप्पल पहन लो रबड़ रबड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट होता है, ताकि एनर्जी जमीन पे ना चली जाए, आपके बॉडी में रहे, इसलिए हम बोलते हैं।
और चेयर पे बैठना इस बेस्ट होता है। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं चेयर पे, वो लोग को हम बोलते हैं चेयर पे पीछे आप हिलान दे लो, दीवार पे आप हिलान दे लो, बट आप अगर 20 मिनट्स थोड़ा सा चेयर पे बैठ सकते हो तो बेस्ट होता है। आप हिलान दे के भले ही बैठो, या फिर आप बेड पे किसी जगह पे आप हिलान दे के आप बैठ जाओ। सोते हुए अट्यूनमेंट सिर्फ हम उनको बोलते हैं लेने के लिए जो बैठने के योग्य नहीं है, जिनको किसी भी तरीके की हेल्थ इशू है, हम रेयर केसेस में बोलते हैं, क्योंकि अट्यूनमेंट में बैठ के ही लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात मैम ने सभी को बताई है, और थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। क्योंकि रीजन है, क्राउन चक्रा से हम आपको शक्तिपात देंगे, ये आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपके रूट चक्रा तक जाएगा। ठीक है, तो जब आप बैठे होंगे विद योर बैक स्ट्रेट, तो आपके सातों चक्रास में बहुत अच्छे से आपका अट्यूनमेंट जो है वो आप तक जाएगा। नेक्स्ट चीज रहने वाली है कि आप सबने ये ध्यान रखना है कि जब अट्यूनमेंट आप लेने के लिए बैठे हो, आपके कैमरा ऑन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार मना करना पड़े, बोलना पड़े कि प्लीज कैमरा ऑन करो, प्लीज कैमरा ऑन करो। ऐसा नहीं करिएगा, सभी को कैमरा ऑन करके ही बैठना है। नेक्स्ट, आप अपने टेबल पर अपने आसपास कोई भगवान की फोटो रख सकते हो, कोई अपनी होली बुक रख सकते हो। इट इज ऑप्शनल। ये इसलिए ताकि आपका मन आपकी उस एनर्जी पर लगे, उस डिविनिटी पर रहे आपका मन, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आपको देवी माँ की ही रखनी है, कृष्ण जी की रखनी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। जिसकी भी आप अर्चना करते हो, पूजा करते हो, मानते हो, जो आपके इष्ट हैं, आपने उनकी कोई तस्वीर रखनी है या आपकी कोई होली बुक रखनी है। होली बुक में आप कुरान रख सकते हो, बाइबल रख सकते हो, गीता रख सकते हो, जो भी रखना चाहो रख सकते हो। एक क्वेश्चन अभी आ रहा था किसी का कि क्या रेकी मुस्लिम सीख सकते हैं? डेफिनेटली एक सेकंड, मैं ये जानना चाहूंगी, रेकी एनर्जी क्या है? ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, वो प्राण ऊर्जा तो सबके ही बॉडी में है। सांस तो हम सभी ले रहे हैं, हेल्थ तो हम सबने ही ठीक करनी है। तो इसमें कोई भी ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, हम सभी, कोई भी इसको सीख सकता है। ठीक है, कहीं पर भी आप पूजा घर में बैठो, आप ऑफिस में बैठो, आप अपने बेडरूम में बैठो, कहीं पर भी बैठकर आप अट्यूनमेंट ले सकते हो। अभी मैंने कहा कांच का ग्लास, कांच का कप भी रख सकते हो, कांच का मग भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी जो साइज है वो मैटर नहीं करता, उसका डिजाइन मैटर नहीं करता है, कांच का होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला, नॉनवेज नहीं खाना है। और एड, एक चीज, और एक चीज काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, आप पीरियड्स में भी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आप आज की हीलिंग भी पीरियड्स में ले सकते हो, आपको पीरियड्स पेन में राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप अट्यूनमेंट भी पीरियड्स में ले सकते हो। आप भगवान जी की फोटो या मूर्ति नहीं रख सकते हो पीरियड्स में, वो हम मानते हैं, लेकिन आप दिया जला सकते हो, आप कैंडल किसी भी कलर की जला सकते हो, और आप हेड बाथ भी चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से आओ। ठीक है। लहसुन प्याज का कोई ये नहीं है कि आपने लहसुन प्याज भी अवॉइड करना है, आपने कल और परसों के लिए नॉनवेज अवॉइड करना है, उसका भी रीजन होता है। देखिए, कल और परसों ना गुरु दीक्षा, ठीक है, अट्यूनमेंट बहुत पॉजिटिव चीज है। किसी भी गुरु के पास आप चले जाओ, वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि आप नॉनवेज मत खाओ। तो इसीलिए हम कल और परसों के लिए अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्यों अवॉइड करते हैं? देखिए, जब आप नॉनवेज खाते हो तो आप किसी पर्सन को मार के खा रहे हो, राइट? अब बेचारा जिस पर्सन को आप मार के खा रहे हो, तो जब वो मर रहा है, जब उसको काटा जा रहा है, तो वो अपनी बॉडी से कितनी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज कर रहा है, कितनी डर वाली कोई अगर आपको मारने आए तो आपके अंदर सबसे पहली भावना क्या आएगी? डर, फियर, नेगेटिविटी। ये सारी चीजें कल हमने अवॉइड करने बोली है ना आपको। तो अगर आप अवॉइड कर रहे हो लेकिन कंज्यूम कर ले रहे हो तो कैसे चलेगा? अंडा भी नहीं खाना है, अंडा भी नॉनवेज होता है। तो आपने दिमाग में लिख लेना नॉनवेज नहीं खाना, ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के अंडा खा लिया,
ठीक है, याद रखना, कल अट्यूनमेंट में मेरा गुरु दीक्षा है। नहाना है सुबह सुबह, कल हेड बाथ लेनी है, चाहे शैम्पू कर लो चाहे ऊपर सिर से पानी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कल और परसों के लिए नॉनवेज अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, लिक्विड भी अवॉइड करना है, वो भी तामसिक भोजन में आ जाता है। तो आपने लिक्विड भी, आप नशे में धुत तो अट्यूनमेंट नहीं ले सकते हो ना, पावन चीज है, शुद्ध चीज है, तो आपको वो भी अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए, अब ये क्लियर है कि हम पीरियड्स में भी ले सकते हैं। वापस एक बार रिपीट कर ले रही हूँ, पानी का एक ग्लास रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो पीने के लिए होता है आपका पानी का ग्लास, उसके बाद आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। कांच का हो तो बेटर है, अगर मान लो आपके घर में कांच के कोई सामान नहीं है तो आप स्टील का रख लो, जो चीज है उसी में रख लो। वो बोलते हैं ना कि जो चीज नहीं है उससे तो बेटर है कि कोई चीज है, ठीक है। हेड बाथ लेना है, आपने किसी भी भगवान जी की मूर्ति या फिर फोटो अपने पास रखनी है। स्मोक, कोई भी स्मोक के ऑब्जेक्ट रखना, अगरबत्ती दी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, देन आपका साम्रानी कप, किसी भी धूप, सेज वगैरह धूप जो होते हैं वो रखना है आपने। एक स्मोक एलिमेंट और एक फायर एलिमेंट। अब वो फायर एलिमेंट दिया भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है। अब जिनको लगता है कि हम दिया नहीं जला सकते, हम पूजा को कोई सामान नहीं टच कर सकते, वो एक कैंडल ले आना। कैंडल जलाने के लिए आपको कोई नहीं मना करेगा, और वो कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है। चाय आप पी सकते हो, चाय पीने में कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो चाय आप कंज्यूम कर सकते हो। टाइमिंग्स जो कल की रहेगी वो 7:30 रहेगी। हम 7:45 से अट्यूनमेंट शुरू कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रोसेस कराने वाले हैं 15 मिनट्स का। तो आप 7:30 पे ज्वाइन हो जाना, कल थोड़ा सा अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेना, ठीक है। और कल रात का डिनर अट्यूनमेंट के बाद का थोड़ा सा आप लाइट ही खाना। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो आप 1.5 खाना, अगर आप 3 खाते हो तो आधा कम खाना। थोड़ा सा लाइट खाना खाना, क्योंकि जब आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आती है ना कहीं थोड़े से इम्बैलेंसेस रहते हैं, तो बॉडी को ऑब्जॉर्व करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो हम बोलते हैं कि रात का खाना लाइट ही खाना, ठीक है। जिन लोगों ने रेकी पहले भी सीखा हुआ है वो दोबारा अट्यूनमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, होली फायर लेवल ऑफ रेकी बहुत कम लोग सिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको उसी रेकी के अट्यूनमेंट्स और दोबारा होली फायर रेकी के अट्यूनमेंट्स भी दी जाएगी, एक नया चीज भी आप सीखोगे। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोबारा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, एक चेयर लेके बैठना या फिर आप सिटिंग पोजीशंस आपकी लगेंगी, तो वो सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। डिनर ना करो तो वो, अच्छा, यूजुअली जो लोग भी डिनर 6:30-7 बजे खा लेते हैं, मेरे तरह भी कुछ लोग होंगे जो अपना डिनर 6:30-7 बजे खा लेते हैं, वो लोग बहुत लाइट डिनर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 रोटी खाते हो तो आप उस दिन एक ही खाओगे, और थोड़ा सा पहले 7:30 बजे की क्लास है तो आप 6 बजे 6:30 बजे तक खा लो, 7 बजे खाकर डायरेक्ट मत बैठो अट्यूनमेंट लेने, ठीक है। हम 1 घंटे का फास्टिंग रखते हैं, अट्यूनमेंट के पहले हम 1 घंटे का फास्टिंग रखते हैं। तो अगर आपके अट्यूनमेंट 7:30 बजे है तो आप 6:30 बजे, जो भी आपको 6:30 बजे के पहले जो खाना है स्नैक्स वगैरह आप खा लो, 1 घंटे की फास्टिंग आप रखोगे, ठीक है। तो जो लोग भी जल्दी डिनर करते हैं वो 6:30 बजे तक कर ले, और थोड़ा सा कम ही खाएं उस दिन, ठीक है। शाम के टाइम बोल रही हूँ, सारा दिन कम खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अट्यूनमेंट के बाद और पहले जो थोड़ा सा रहता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बोल रही हूँ। इससे आप एनर्जी रिसीव अच्छे से कर पाओगे, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बेस्ट हो, और आपके पास अगर ईयरफोन्स हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कल की चीजें सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो फिर आज का हीलिंग सेशन स्टार्ट करें। कौन कौन रिसीव करना चाहता है हीलिंग्स आज? सभी लोग रिसीव करना चाहते हैं। बाय द वे, अगर किसी ने परसों हीलिंग सेशन मिस कर दिया था ना, या फिर किसी को अगर एनर्जी फील अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी, आपने हीलिंग के पहले बोलना है, आई एम रेडी टू रिसीव रेकी हीलिंग्स फ्रॉम माई मेंटर्स। मंजू मैम और आई गेस अंबिका, आप हो यहाँ पे आज? मंजू मैम और अंबिका मैम आप लोगों को हीलिंग्स देंगी, ठीक है। दोनों ही हमारे यहाँ के ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो अंबिका जी इज ऑल्सो हियर। सो तो आपने बोलना है, आई एम रेडी टू रिसीव रेकी हीलिंग्स फ्रॉम मंजू मैम एंड अंबिका मैम, ठीक है। आपने ये चीज बोलकर आंखें बंद कर कर आई एम रेडी टू रिसीव रेकी हीलिंग्स, आपने बैठना है और मेडिटेटिव पोजीशन पर आपने बैठना है, ठीक है।
उसके बाद शॉर्ट में मैं आपको एक बार चक्रास के बारे में बता देती हूँ। यूजुअली मैंने लास्ट टाइम चक्रास के बारे में बताया था, बट स्टिल जिन लोगों ने मिस कर दिया है लास्ट टाइम की क्लास, या फिर क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो हमने दी नहीं थी, तो जिन लोगों ने भी मिस कर दिया उनके लिए वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ हमारे 7 चक्रास, क्योंकि 7 चक्रा हीलिंग ही होने वाली है, राइट। तो वापस से मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ये हैं हमारे 7 चक्रास, ठीक है। सबसे पहला चक्रा जो बेस में होता है वो होता है हमारा रूट चक्रा, ठीक है। रूट चक्रा कहाँ पर होता है? हमारे लोअर बैक रीजन पे होता है और हमारे पूरे लेग्स एरिया को कवर करता है, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग रूट चक्रा। उसके बाद आता है हमारा सेक्रल चक्रा, जो कि नाभि के आसपास के एरिया में होता है। वो कवर करता है हमारा बच्चादानी का पार्ट, और हमारे नाभि के पास के जितने भी ब्लैडर्स वगैरह हैं, किडनीज वगैरह हैं, उनको कवर करता है। उसके जस्ट ऊपर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस का पार्ट, जिसको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हो पेट का चक्रा, मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं। हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा, जो कि होता है हमारा दिल का रीजन, हार्ट से रिलेटेड, दिल दर्द, दिल में तकलीफ, कोई दुखी इमोशन, हमारा हार्ट चक्रा। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा, जो होता है हमारा गले का चक्रा। थ्रोट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स और सारी की सारी चीजें थ्रोट चक्रा में कवर होती है। थ्रोट चक्रा के बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, यानी कि हमारे मस्तिष्क के बीच का पार्ट, और मस्तिष्क की इसको बोलते हैं थर्ड आई। इसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्र, ठीक है। तो ये हुए हमारे 7 चक्रास। अभी मैं आपको सातों चक्रास ऊपर से पूछूंगी। हमारा क्राउन चक्रा जो होता है ना, वो होता है हमारा एनर्जी रिसीविंग पॉइंट, और कल शक्तिपात भी आपको क्राउन चक्रा पे दी जाएगी, इसलिए बोलते हैं कि सुबह सर धो के आना। तो ये ऑलरेडी आधा खुल जाता है जब आप सर से पानी डालते हो। सबसे पहला कौन सा चक्र है हमारा? ऊपर से अगर हम गिने तो कौन सा चक्र है, चार्ट में लिखना, क्राउन चक्रा। सभी लोग बोलो क्राउन चक्रा। उसके बाद क्या आता है हमारा? थर्ड आई चक्रा, जो हमारे पूरे मस्तिष्क और पूरे फेस को कवर करता है। उसके बाद क्या आता है हमारा? थ्रोट चक्रा। उसके बाद क्या आता है हमारा? हार्ट चक्रा। उसके बाद क्या आता है हमारा? पेट, यानी कि सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर। फिर उसके बाद आता है हमारा नाभि का एरिया, सेक्रल चक्रा। और लास्ट में हमारा क्या आता है? हमारा लोअर बैक रूट चक्रा, राइट। तो ये होता है हमारे 7 चक्रास, और अभी हम करने वाले हैं अपने 7 चक्रास की हीलिंग। अगर आपके पास ईयरफोन्स है तो ईयरफोन्स लगा ले, क्योंकि आज जो मैं ऑडियो चलाने वाली हूँ ना, उसमें मेरी आवाज थोड़ी सी कम आएगी, आपको हो सकता है। तो अगर आप ईयरफोन्स डाल लोगे तो वो सही सही आएगी, और अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो आपने बस ये इमेजिन करना है कि एक व्हाइट कलर की लाइट आपके 7 चक्रास तक जा रही है, और आपने अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपने सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, और बोलना है आई एम रेडी टू रिसीव रेकी एनर्जीज। आप खुद फील करोगे सारी की सारी एनर्जीज। अंबिका मैम और मंजू मैम आज आप लोगों को हीलिंग देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से रिसीव करना चाहते हो ना, तो प्लीज मेक श्योर कि ऑडियो के पास जो आपका वीडियो बटन है वो ऑन हो। क्योंकि अगर आपका वीडियो ऑन होता है ना, तो हम लिटरली वीडियोस को देखकर हीलिंग्स देते हैं। अट्यूनमेंट पे तो कंपलसरी है ऑन करना, हीलिंग में भी कंपलसरी है। अगर आप 100% एनर्जी रिसीव करना चाहते हो, अगर आप 50% एनर्जी रिसीव करना चाहते हो तो आप ऑफ रख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं 100% एनर्जी रिसीव करूं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना कैमरास ऑन कर लो। और कल ये बात मुझे वापस बोलनी ना पड़े, अट्यूनमेंट में तो ऑन रखना है, रखना ही रखना है, वरना अट्यूनमेंट प्रोसेस अधूरा रह जाएगा, ठीक है। चलिए कैमरास ऑन हो रहे हैं। सभी लोग स्थिर होके बैठ जाएं। आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, बिकॉज आज हीलिंग है। तो आप जैसे मर्जी बैठ जाए, लेट जाए, जिस भी पोजीशन पे आप कंफर्टेबल है आप होकर बैठ जाए। बस एक पानी का गिलास रख ले, क्योंकि वो भी चार्ज हो जाएगा, तो जब आप हीलिंग से उठेंगे तो आप उठकर वो पानी पी सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल शांत होके बैठ जाए। आप अगर इधर उधर टहल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वो एनर्जीज फील ना हो, बिकॉज फील होने के लिए भी रिसीविंग मोड में होना जरूरी है, राइट। तो सभी लोग बिल्कुल आरामदायक पोजीशन पे जैसे मर्जी है वैसे बैठ जाए।
बिल्कुल आरामदायक पोजीशन पे बैठ जाए। अभी भी मैं देख रही हूँ कि काफी लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। बिल्कुल आराम। ओके, मैं 1 मिनट दे देती हूँ आपको थोड़ा सा सेटल अप होने आने के लिए। बिल्कुल शांत, रिलैक्स। यस, एवरीवन कैन टेक हीलिंग। पीरियड्स में भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। एक आरामदायक पोजीशन पे सभी लोग बैठ जाएं या लेट जाएं, और सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लें। क्लोज योर आईज। और इस पूरे हीलिंग प्रोसेस के दौरान हमारे मेंटर्स का कैमरा ऑफ रहेगा, जो लोग हीलिंग दे रहे हैं फिलहाल। आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में बोलेंगे, आई एम रेडी टू रिसीव हीलिंग्स। I am ready to receive Reiki healings from Manju ma'am and Ambika ma'am. Manju ma'am, Ambika ma'am, you can start your healings. मैं आज रेकी हीलिंग, रेकी 7 चक्रा हीलिंग लेने के लिए सज्ज हूं मंजू मैम और अंबिका मैम से। एवरीवन क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल शांत और रिलैक्स छोड़ देंगे। वापस से एक लंबी गहरी सांस लेंगे सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये सांस लेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे कि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। और जैसे जैसे आप अपने सांस छोड़ रहे हैं, आप अपने शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दे रहे हैं। वापस से गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को बिल्कुल शांत और रिलैक्स छोड़ देंगे। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो गया है। वापस से गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शांत और रिलैक्स छोड़ देंगे। आपका पूरा
अपने क्राउन चक्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपने क्राउन चक्रा पर केंद्रित कीजिए। आकाश मार्ग से आती हुई एक दिव्य ऊर्जा तेजी से आपके क्राउन चक्रा की ओर आ रही है और आपका क्राउन चक्रा दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। ब्रह्मांड से एक वाइट कलर की दिव्य लाइट आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है और आपका क्राउन चक्रा ब्रह्मांड की दिव्य लाइट से ऊर्जान्वित हो चुका है। आपका क्राउन चक्रा ऊर्जान्वित हो चुका है। धीरे धीरे ये दिव्य लाइट आपके सिर से होते हुए आपके थर्ड आई चक्रास तक जा रही है। आपका थर्ड आई चक्रा इस दिव्य रोशनी, इस दिव्य लाइट से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। ये दिव्य रोशनी आपके थर्ड आई चक्रा से आपके थ्रोट चक्रा तक जा रही है। आपका पूरा फेस, आपके थ्रोट चक्रा उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। ये दिव्य ऊर्जा आपके थ्रोट चक्रा से होते हुए आपके हृदय चक्रा यानी कि आपके हार्ट चक्रा तक जा रही है और आपका हार्ट चक्रा भी इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है। ये दिव्य ऊर्जा आपके हार्ट चक्रा से होते हुए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास तक जा रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है। आपके हृदय से होते हुए आपका पूरा पेट, आपका पूरा स्टमक एरिया दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके स्टमक एरिया में है वो सारी प्रॉब्लम्स इस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। ये दिव्य ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से होते हुए आपके सेक्रल चक्रास तक जा रहा है और आपके सेक्रल चक्रा में जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी को डिसॉल्व कर रहा है और एक दिव्य प्रकाश फैला रहा है। आपका सेक्रल चक्रा ऊर्जान्वित हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा आपके सेक्रल चक्रा से होते हुए आपके रूट चक्रा तक जा रही है और आपका रूट चक्रा में जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी को डिसॉल्व करते हुए एक दिव्य प्रकाश फैला रही है। आपका रूट चक्रा भी ऊर्जान्वित हो रहा है। आपके क्राउन चक्रा से एक दिव्य ऊर्जा होते हुए आपके सातों चक्रा में प्रवेश करते हुए आपके शरीर के एक एक सेल्स में प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उन शक्तियों को पाने में लगाएंगे, उन शक्तियों के थ्रू अपने बॉडी को हील करने में लगाएंगे। पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपने क्राउन चक्रा पर केंद्रित करें। एक दिव्य लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके सातों चक्रास में एंटर करते हुए आपके पूरे बॉडी में एंटर कर रही है और आपके पूरे बॉडी को हील कर रही है।
पे लगाएंगे जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी तकलीफ, कोई भी पेन है। अपना पूरा ध्यान उस एरिया की तरफ केंद्रित करेंगे। जिस किसी भी एरिया में आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी पेन है अपने शरीर के, उस एरिया की तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अब विजुलाइज करेंगे कि आकाश से एक दिव्य रोशनी आपके उस पेन एरिया की तरफ आ रही है और आपका पेन एरिया पूरी तरीके से हील हो रहा है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना उस हीलिंग को प्राप्त करने में लगाएंगे। एक दिव्य ऊर्जा आकाश मार्ग की ओर से आपके उस एरिया पर आ रही है और आपके पूरे शरीर को हील कर रही है, आपके उस पेन एरिया को हील कर रही है। आपके पूरे बॉडी का एक एक सेल बिल्कुल हील हो चुका है। आपका पूरा बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुका है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे और एक हीट जनरेट करेंगे और अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे, अपने फेस को कप करते हुए, अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। Thank you so much, Manju Mama and Ambika Ma'am, for this beautiful healing session. सभी लोग पानी पी सकते हैं। So how was the experience? एक वर्ड में आप चैट बॉक्स में एक दो वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। How was your overall experience? टिंगलिंग सेंसेशंस महसूस हुई आपको पूरे अपने बॉडी में? वाइब्रेशंस महसूस हुई? हॉटनेस, कोल्डनेस, चिल्स महसूस हुए? टिंगलिंग सेंसेशंस, हॉटनेस, वाइब्रेशंस, कूलनेस, थोड़ी सी वो बोलते हैं वाइब्रेशंस, चीटियां चलना। राइट राइट, बहुत बढ़िया। जिन जिनको वाइब्रेशंस फील हुई वो चैट बॉक्स में वाइब्रेशंस लिख दे। जिन जिनको वाइब्रेशंस फील हुई, हॉटनेस फील हुई, वो चैट बॉक्स में वाइब्रेशंस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किन किन का सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द चला गया? किन किन की कुछ कुछ चीजें हील हो गई वो लिख दे। जिन जिन का कोई भी पेन चला गया हो। ओके ओके मैम, बॉडी पेन चला गया, लेग पेन चला गया, हेडेक चला गया। ओके, मेरा बैक पेन कम हुआ, लेग्स क्रैम्स बेटर फील हुआ।
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नी पेन कम हुआ, लेग पेन कम हो गया, ग्रेट। स्पाइनल पेन था बट अभी ठीक है। हार्ट पेन कम हो गया, ग्रेट। पीरियड्स पेन कम हो गया। रिप पेन हील्ड, फीलिंग एनर्जेटिक। अच्छा, चार्ज लग रहे हो थोड़ा बहुत? बैटरी चार्ज लग रही है? बैटरी चार्ज हुई? पानी पिया? पानी ही है मेन बैटरी चार्जर, जो आपने रखा हुआ था, जो आपको चार्ज करेगा। बाय द वे, कल हम वाटर चार्ज करना भी सीखेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद जरूर दिला देना, ठीक है? अंबिका मैम एंड मंजू मैम को थैंक्स बोलो आप लोग, क्योंकि आज की हीलिंग सेशन मंजू मैम एंड अंबिका मैम ने ही आप लोगों को दी थी। चलिए, प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो सभी लोग कल के लिए रेडी है, चार्ज अप है कल के लिए? एवरीवन, दोनों हाथ से थम्स अप। चलो, कंग्रेचुलेशंस, रेडी है सभी लोग, चार्ज्ड एंड एनर्जाइज्ड है। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? हम सेशन के एंड में पहुंच गए हैं। अच्छा, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल की प्रैक्टिस 8 बजे से हम शुरू करें, ठीक है? तो देखो, 8 बजे से शुरू करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हम 9 बजे तक खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल बहुत कुछ सिखाना रहेगा, बहुत कुछ करवाना रहेगा, राइट? तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा मैनेज कर पाए, क्योंकि 7:45 से अट्यूनमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा मैनिफेस्ट करें, थोड़ा सा मैनेज करें, राइट? अदरवाइज रेकी इंग्लिश अगर छूट जाती है, तो रेकी इंग्लिश लेवल जो है वो 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, तो 31 वाले टाइम पे भी आप ज्वाइन करके 1 ऑफ मई, जून जून को जो अटेनमेंट होगा वो ले सकते हैं, क्यों? लेकिन वो टोटली इंग्लिश में होगा, जैसे ये टोटली हिंदी में हो रहा है, वो टोटली इंग्लिश में होगा, ठीक है? इन केस अगर मिस हो जाता है तो एक आध अगर क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, हम आंसर कर देंगे, ठीक है? कल के अचीवमेंट से रिलेटेड। बाय टेक वाइल टेकिंग हीलिंग डू वी नीड टू बी इन एम्प्टी स्टमक एज आई हैड कंप्लीटेड में? हीलिंग लेते हुए एम्प्टी स्टमक की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अट्यूनमेंट लेते वक्त होती है। अट्यूनमेंट के 1 घंटे पहले तक हम बोलते हैं कि आप खाली पेट रहे, या फिर खाएं भी तो बहुत ओवर नहीं कि बस आज खा लेना है, तो भर पेट बस अपनी भूख शांत कर ले, ठीक है? तो वो चीज नहीं करनी है आपने। आज की रिकॉर्डिंग्स हम सेंड कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकॉर्डिंग्स अपलोड होने में। अट्यूनमेंट के बाद आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कम ही खाना है। भावना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, बोलिए। भावना जी, जो आपका क्वेश्चन है, स्माइल के पीछे का राज ग्रैटिट्यूड Ma'am, है? actually, this time बोलिए बोलिए। I joined the session. No, I joined the session, and the smile on your face. No, even when you're speaking anything, like even is still there. I just love that thing, जरूर। and आप thank you so much to आप for स्माइल you. की बात कर रहे हो ना, आप शायद मेरे चेहरे पे जो स्माइल की बात कर रहे हो, उमा मैम भी हमारी एक मेंटर है, उनके चेहरे पे जो स्माइल है, मंजू मैम के चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो स्माइल की गारंटी हम ले सकते हैं कि वो हमारे साथ जो लोग भी जुड़ते हैं ना, स्माइल एक ऐसी चीज है जो हम उनको गिफ्ट में देते हैं, ठीक है? और ये स्माइल आप भी करना सीख जाओगे, लाइफ से प्यार आप लोग भी करना सीख जाओगे, ठीक है? और लाइफ में जब हम इन 5 प्रिंसिपल्स को लेके आते हैं ना, ऑटोमेटिकली स्माइल। मेरे लाइफ में मैं एक चीज बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है? मेरा पामिस्ट्री अगर कोई कहता है ना, या फिर मेरा कुंडली भी अगर कोई देखता है, तो वो बोलता है मैम, आपकी लाइफ तो टफ है, ये तो आपको भी पता है। मैंने बोला हाँ, किसकी लाइफ सीधी चलती है, जरा आप बता दीजिए, आपकी लाइफ टफ नहीं है क्या? ठीक है, तो मेरा एक ही सोल्यूशन रहता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रहती है, मेरे लाइफ में भी है, लेकिन कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई चीज ना हो तो एक ही चीज याद रखना है कि हमसे भी बेटर नॉलेजेबल है वो ऊपर वाला इंसान। हो सकता है कि अगर मेरे लाइफ में वो चीज ना है, तो इससे और बेटर कोई चीज है। और अगर कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट्स हो भी जाती है, या फिर बाई चांस कोई नेगेटिव चीज भी हो जाती है,
तो वो भगवान कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहा होता है। हो सकता है कि हमें और स्ट्रांग बनाना चाहता हो, हमें और अच्छा, वो बोलते हैं ना, वो हीरे तराशना, ठीक है, सोने तराशना, तो वो तराश रहा हो। तो लाइफ को भी जीने का एक सार होता है। लाइफ अप डाउन चलती रहती है। स्माइल मेंटेन कब रहती है? जब हम हर चीज को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, कि हर चीज के अंदर जब हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। कृष्णा को कभी देखा है? मैं कृष्ण भक्त हूँ। कृष्णा हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मैं उनसे लड़ती भी हूँ ना, कभी कभी, कभी उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ, कभी उनसे लड़ाई भी करती हूँ ना, तो यार उनकी स्माइल देख के मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बिकॉज उनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि उनसे लड़ने का कभी मन ही नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और हम कृष्ण भक्त भी ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। बच्चों को देखा है कभी? बच्चे कैसे होते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो इफ, बट, ऐसे वैसे, मेच्योरिटी, ये सारी चीज आती रहती है। ठीक है, मैं बड़ी तो हो गई मैंने अपना बचपना कभी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा अपने बचपने को एंजॉय किया है। एंड हाँ, मैं हूँ थोड़ी सी इमेच्योर टाइप, और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ और बहुत अच्छे तरीके से बोलती हूँ कि मैं ऐसी ही बेस्ट हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हम हमेशा अपनी फोटोज देखते हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज देखते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं ना, यार जब हम बच्चे थे तो कितने खुश हुआ करते थे, हमारे खुद के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और हमें बच्चों को देख के भी एक स्माइल आ जाती है। ठीक है, बट हम जब कहीं ना कहीं हम जब बड़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमें लाठी की जरूरत है। मलाइका अरोरा को देखा है? क्या एज है उनकी, और क्या परफेक्ट बॉडी है, क्या परफेक्ट फिगर है, क्या परफेक्ट स्किन है। उनको लगता ही नहीं है कि वो क्या करती है, योगा करती है, मेडिटेशन करती है, सारी की सारी चीजें करती है। वो बोलती है कि मैं बड़ी फिट हूँ। ठीक है, और वो सारी चीजें भी कर रही होती है। तो हम अगर मन से कोई चीज सोच लेते हैं ना, हमारा मन बड़ा बलवान होता है। अगर हमारा मन पॉजिटिव है, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है, अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं हम हर चीज अचीव कर सकते हैं। वैसी एज में भी ऐसी बॉडी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोल सकती हो कि वो बोलती है कि मैं तो अभी भी जवान हूं। ठीक है, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेकी। आजकल लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेकी करा रहे हैं, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेकी इज ट्रेडिशनल उसुई रेकी, जो जैसे मैंने बोला ना, जो दादा गुरुओं से आया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं रेकी को ओरिजिनेट करने वाले डॉक्टर मिकाओ उसी से आया हुआ है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ रेकी इज होली फायर रेकी, जो कि डॉक्टर विलियम ली लैंड, जो कि एक पूर्वज रह चुके हैं कंटिन्यूअस जेनरेशन में डॉक्टर मिकाओ उसुई के, वो लेकर आए। तो यहाँ पे हम आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट जनरेशन ऑफ रेकी, जो कि लुप्त हो गई है और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, जिसकी एनर्जीज आप लोगों ने फील की है इन 2 दिनों में, वो सिखाने वाले हैं। प्लस मॉडर्न होलीफायर रेकी, जो कि इस चीजों को एनहांस करता है, एक वो बोलते हैं ना, गोल्ड में एक फिनिशिंग टच देता है तो वो चीज भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शार्प एट 7:25 पे। मैं लिंक भेज दूंगी। शार्प एट 7:25 पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन, गुड नाइट।